अस्सलाम ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, सादतों और रहमतों का महीने का आगाज़ हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज रमज़ान मुबारक का पहला दिन है, तो जीटीवी की तरफ से तमाम देखने वालों को सबसे पहले रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमारे शो का टॉपिक है रमज़ान डाइट। रमज़ान में क्या क्या ग़िज़ाएँ आप ले सकते हैं जिससे आप जो है पूरा दिन जो है वो सेहतमंद रह सकें और तंदुरुस्त रह सकें और एनर्जेटिक भी रह सकें। तो हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इफ्तारी और सहरी के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर जी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सबसे है। पहले आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको डॉक्टर साहब, भी। एज़ यू नो कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और लोग अक्सर परेशान होते हैं कि हम सहरी में या इफ्तारी में ऐसी क्या ग़िज़ाएँ लें जिससे आप पूरा दिन अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप देखने वाले नाज़रीन को हमारी तरफ से भी जो है रमज़ान मुबारक। बिल्कुल एहतियात भी होनी चाहिए है, ग़िज़ा का इस्तेमाल भी होना है और सहरी और इफ्तारी में अगर हम कुछ चीज़ों का ख़याल रखें तो उससे कम से कम देखें, एक कमज़ोरी का वाक़ होना या उसकी एक फ़ीलिंग आना ये नेचुरल है रोज़े की हालत में। मतलब ऐसा नहीं होता कि रोज़ा रखा हो आपने सहरी के बाद और आप सारा दिन जो है बिल्कुल एज़ फ्रेश महसूस करें, ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, बस एक चीज़ ज़रूर है कि आपकी ग़िज़ा में उन चीज़ों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है जो इस दौरान उस पीरियड के जिसमें आप कोई भी चीज़ नहीं इंटेक नहीं ले रहे होते, यानी आप रोज़े की हालत में होते हैं, तो कम से कम कमज़ोरी लाहक ना हो। यानी आप खुदा न खास्ता कोई ऐसा नहीं हो कि आपकी जो यानी कहते हैं कोई मर्ज़ में मुब्तला हो या कोई बीमारी हो या आप में सुस्ती है इस हद तक आ जाए जो नुकसानदेह साबित हो। जहाँ तक सबसे पहले सहरी की बात है, क्योंकि स्टार्ट लेते हैं लोग सहरी से, और सहरी में इस चीज़ का ख़याल रखना चाहिए कि फ़ैट्स कम से कम लिए जाएँ। जो हाई फ़ैट्स डाइट्स होती हैं वो एक तो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, यानी चिकनी और चीज़ें जो होंगी, ऑयली चीज़ें होंगी, वो अगर हम सहरी में इस्तेमाल करेंगे तो भारीपन ज़्यादा रहेगा। क्योंकि सही। हमारे एक थोड़ा-सा कंसेप्ट है नाज़रीन के, जी। लोग जो है वो सहरी के फ़ौरन बाद, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं। अब ऐसी सूरत में क्या है कि पेट वो जो आँतों की मूवमेंट है, क्योंकि आप सो जाते हैं तो आँतों की मूवमेंट जो है वो स्लगिश हो जाती है, वो हल्की हो सही। जाती है। और ऐसी सूरत में जब आप चाहे वो 9-10 बजे आपकी आँख खुलती है और आप उठ रहे हैं या जो भी टाइम हो, ऐसी सूरत में ऐसा फ़ील होता है कि जैसे खाना वहीं का वहीं रखा है। तो सही। इसकी डाइजेशन जो है वो बहुत मुतासिर होती है। सही। इसके साथ-साथ सहरी में 1-2 चीज़ें कि पानी का हम करते हैं कि लेकिन हम बाज़ वक़्त इस सोच से कि जी ये पानी अगर हम कम पिएँगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा मिक़दार में पानी पी जाते हैं, ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमने खाना भी खाया हुआ होता है सहरी बिल्कुल। में। अब ऐसी सूरत में पानी मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का मतलब भी होता है वो भी नुकसान है। बिल्कुल। तो एक मुतवाज़ी तौर पे रखना होता है, ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि हमें बाद में खाना नहीं मिलना है, ऐसा नहीं होता ना। तो आप सहरी भी दरमियाने उसमें करना होता है। इफ्तारी के लिए भी यही मैं कहूँगा कि जी। इफ्तारी में भी यही होता है कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो एक साथ ही जो फ़ौरन पानी पीना चाहते हैं, कुछ फ़ौरन ठंडे मशरूबात से स्टार्ट लेते हैं कि 2 से 3 गिलास वो कहेंगे पहले हम पानी पी लें और उसके बाद फिर हम कुछ करें। सही। देखें, जो तरीक़ेकार है उसमें ये है कि आप पानी एकदम से ना पिएँ, क्योंकि स्टमक जो है वो आपका पूरे दिन से खाली होता है और ऐसी सूरत में उसकी एब्ज़ॉर्प्शन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उसको हमें यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि आप खजूर से स्टार्ट लें, जो कि सुन्नत भी है, उसके बाद यानी मीठे से आप स्टार्ट लेंगे और वो भी इस टाइप के मीठे जो कि आर्टिफ़िशियल ना हो, सही। ठीक है? यानी शुगरिंग एजेंट्स जो हैं वो आर्टिफ़िशियल ना हो, कुदरती, यानी फ्रूट से और खजूर से आप स्टार्ट लें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें वाटर सॉल्युबल हैं। फैट सॉल्युबल से एकदम से स्टार्ट अगर आप लेंगे तो फिर डाइजेशन में वही मैं कहूँगा, ठीक है, मैदा बहुत आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, बहुत अच्छी उसमें हालत में होता है और वो चाहता है कि जो भी फूड आए तो उसको फौरी तौर पे अच्छे से डाइजेस्ट करके आगे भेजे। लेकिन अगर फैट कंटेंट ज़्यादा होगा, वही बात, तो फिर उसमें टाइम लगेगा। सही। डॉक्टर साहब, बहुत लोग इस तरह से भी करते हैं, जब अफ्तार करते हैं तो पानी नहीं लेते और वो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, फिज़ी ड्रिंक लेते हैं, वो कितना नुकसानदेह है? बिल्कुल शदीद नुकसानदेह है। देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं कार्बोनेटेड वाटर्स हैं
और ऐसी सूरत में आप मैदे को सुकून पहुंचाने के बजाय इरिटेट करते हैं, ठीक है। और उससे कोई ग़िज़ाइयत आपको नहीं मिलनी है। अगर आप देखा जाए कि कोई ऐसी एनर्जी आपको हाई सोर्स एनर्जी मिलेगी सिवाय इसके कि आप शुगर कंटेंट, ख़ास तौर पे अगर वो डाइट नहीं है, डाइट फॉर्म में नहीं है, तो वो शुगर कंटेंट आप ज़्यादा ले रहे हैं एकदम से। सही जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोगों को प्रॉब्लम होती है रमज़ान में, अगर आप बीमार हैं, खुदा न खास्ता मोशंस वॉमिटिंग्स हो गई हैं, तो आपको डॉक्टर ने अगर इंजेक्शन सजेस्ट किया है तो वो लोग कतराते हैं कि क्या वो रोज़े के हालत में ले सकते हैं या नहीं ले सकते? अच्छा देखें, सिर्फ इंजेक्शन के हवाले से नहीं, मैं ओवरऑल मेडिकेशंस की बात करूं कि जनरली जो भी पेशेंट्स डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या कार्डिक पेशेंट्स हैं, अमराज क़ल्ब का शिकार हैं, या ऐसी भी कोई भी क्रॉनिक डिजीज़, जोड़ों के दर्द में वो दवाइयाँ अद्वियात लेते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंजेक्शंस की भी नीड पड़ती है। ये वेरी करता है कि हमें किस वक्त किस चीज़ की नीड है। और देखिए बात रोज़े के अंदर अगर कहा जाए, मिसाल के तौर पे कोई माइग्रेन का पेशेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जब रोज़ा रख रहा है उस सूरत में उसको कोई यानी जब सहरी करी उसने तो कोई दर्द नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं था उसको, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम उसको दर्द हुआ। अब ऐसी सूरत में ओरल मेडिकेशन नहीं ली जा सकती, लेकिन अगर कोई इंजेक्टेबल जो कि गोश्त में IM इंट्रामस्कुलर जिसे हम कहते हैं वो लगाया जाता है, वो अगर उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जिससे उसके दर्द में आराम आएगा, तो मैं नहीं समझता कि लॉजिकली मैं बात कह रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल जो है वो दर्द दूर करने की अद्वियात का इस्तेमाल जो कि इंजेक्शन फॉर्म में है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो इस पर्पज़ से यूज़ नहीं की जाएगी कि वो कोई ग़िज़ा का हिस्सा बनेगा या उससे कोई तक़वियत मिलेगी। सही। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान। क्या सवाल है आपको डॉक्टर साहब के लिए? आपको भी मुबारक हो। मेरा नाम मिनसर सकीना है जी, क्या सवाल है आपका? मैं आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज़। हेलो, मेरा नाम मिनसर सकीना है, रावलपिंडी से बोलते हैं। ठीक है, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि अफ्तारी के टाइम में नींबू पानी पी सकती हूँ। मैंने 15 किलो वजन कम किया है। अभी मैं शरबत कुछ भी नहीं पीती हूँ। मैं नींबू पानी में डाल के नारमू पी सकती हूँ चीनी के बगैर, कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाता है। BP भी मेरा हाई होता है। जी, यानी आप इफ्तारी के वक्त की बात कर रही हैं कि इफ्तारी में आप ले सकती हैं, या सहरी का पूछ रही हैं? अफ्तारी का बिल्कुल। देखें जी सकीना, बिल्कुल आप ले सकती हैं नींबू पानी, लेकिन जहन में ये रखें कि बिल्कुल आपका उस वक्त खाली पेट हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज़ जो कि तेज़ाबियत को आपकी बढ़ाए वो थोड़ा सा अवॉइड करें। आप नींबू पानी का इस्तेमाल आगे भी रखें, यानी कुछ थोड़ा सा खाने के बाद चाहे फ्रूट्स इस्तेमाल कर लें, फ्रूट्स के बाद जो है वो आप नींबू पानी ले लें। फौरी तौर पे एकदम से लेंगे तो तेज़ाबियत के चांसेस हैं कि तेज़ाबियत ना बढ़े। वैसे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तेज़ाबियत के हवाले से ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि अवॉइड करना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं सखावत अली बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है? जी मेरा ये सवाल है कि मुझे ना मतलब ब्लड प्रेशर भी रहता है, और दूसरा ये है कि मैंने पित्ते का ऑपरेशन भी करवाया हुआ है, और उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो सुबह मैं जब वॉशरूम में जाता हूँ ना, तो एक तो उठने के बाद मुझे चक्कर आते हैं, और मेरा जो फेस है ना ये ऐसे जलन महसूस करता है, और मतलब कि ना जैसे कि मतलब कि ना कान भी और चेहरा भी सुर्ख हो जाता है। कितनी उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी तो 55 उम्र है मेरी। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने अभी जैसे कहा कि आप को यानी आप अभी जिस तरह कह रहे हैं कि आपको मुंह में जलन या मुंह पे खारिश महसूस होती है, तो चेहरे के किसी खास हिस्से में होती है या थ्रू आउट हो रही होती है? ये चेहरे के फेस पे बिल्कुल सामने महसूस होती है, जलन महसूस होती है, और जैसे ना वो कहते हैं ना कि मतलब प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर। जी अच्छा, प्रेशर महसूस होता है। ठीक है। जी। अच्छा, उसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है मुझे सिर्फ ब्लड प्रेशर की, उसके लिए मैं एक्सटोर ले रहा हूँ। ब्लड प्रेशर मेरा चेक करता हूँ वो नॉर्मल होता है। ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम पता नहीं मैदे की वजह से डॉक्टर साहब या कोई और इसकी वजह है, मुझे नहीं मालूम। और ये किसी एक खास टाइम होती है?
ये सुबह के टाइम तो ज्यादा होती है, शाम के टाइम मतलब थोड़ा सुकून हो जाता है। ठीक हो गया। मैं चाहूँगा सरकार साहब आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लें, मेरा नंबर चल रहा होगा मोबाइल सेल नंबर पे। तो मैं एक हो सकता है कि आपने जो टेस्ट या कोई ऐसी रिपोर्ट्स हों वो मुझसे आप शेयर करें, और अगर नहीं है तो एक आध कोई हो सकता है मैं टेस्ट भी एडवाइस करूं और थोड़ी डिटेल्स भी आपसे ले लूँ इस हवाले से। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं उनके पर्सनल नंबर पर। उनका नंबर जो है स्क्रीन पे मौजूद होगा, कुछ ही देर में आप उनको कॉल कीजिएगा शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं या जो डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह हैं, तो वो रोज़े की हालत में लाइक आपको जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सुबह शाम रात दवाई, तो फिर वो क्या करें उस हालत में? जी देखें, इसके हवाले से बहुत स्टडीज़ भी की गई हैं, देखा भी गया है। जैसे मैंने कहा, ये 3 बीमारियां जो कॉमन है, जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी होती हैं या वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो दोपहर के टाइम भी ली जाती हैं। तो ऐसी सूरत में 2 ऑप्शन होते हैं। डॉक्टर्स जो हैं, जो भी जिनको पेशेंट्स दिखा रहे हैं, वो उनकी कोशिश ये होती है कि इसको ज़ाहिर बात है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक ऐसी मेडिसिन जो कि आप रात को ले रहे थे वो तो आप टाइमिंग वही रखेंगे, लेकिन जो दोपहर की टाइमिंग है या तो वो रात के साथ थोड़ा पहले मर्ज कर देते हैं या उसको शाम में ले। ये मकसद ये होता है कि एक्शन यानी लॉन्ग एक्टिंग ऐसी दवाई जो कि 12 घंटे असर रखे, उन दवाइयों पे स्विच ओवर कर जाते हैं, चाहे वो डायबिटिक्स हों या हार्ट के पेशेंट्स हों या ब्लड प्रेशर के। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आई थिंक लाइन हमारी ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब, फ्रूट्स के कितने बेनिफिट्स हैं रोज़े के? बहुत ज़्यादा। अगर मैं कहूँ तो सहरी भी हो गई है, सहरी है या इफ्तारी है, दोनों सूरतों में। इफ्तारी पे तो ख़ास तौर पे फ्रूट्स जो हैं, उस एक तो ये कि उसकी जो शुगर होती है, जो फ्रूट्स में शुगर है, वो क्विक एब्जॉर्प्शन है उसकी एज़ कम्पेयर टू जो हमारी ये वाइट शुगर कहलाती है, इससे बनी हुई कोई चीज़ खाना या कहते हैं ना नेचुरल शुगर लेने, उसमें बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और बाकी ये है कि जितने वाइटामिन्स की हम बात करते हैं, जो मिनरल्स की हम बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलती हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बात कर रहा हूँ कराची से, सैयद शाहिद हाशमी। जी, कैसे हैं सर आप? रमजानुल मुबारक में जो है ना वो मुकद्दस महीना शुरू हो गया जी, तो डॉक्टर साहब वैसे भी इत्तेफाक से बैठे हुए हैं। जी तो गुजारिश ये करना थी कि कुछ ऐसी सादा ग़िज़ाएं बताएं कि उनसे जो है ना वो कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, हम जरूर बताते हैं आपको। बिल्कुल शाहिद साहब, कॉल करने का आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए है जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी बढ़े। इस वक्त कोरोना वायरस की हम बात करते हैं, लोग परेशान भी हैं, तो हम अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये एक बहुत अच्छा टाइम भी है इस वक्त रमज़ान की मैं बात करूं कि रमज़ान में आपका जो पूरा निज़ाम है बॉडी का वो बहुत बेहतर हो जाता है, यानी उसमें कोई लागरपना नहीं आता, उसमें कोई आपका कहते हैं कमज़ोरी वाक़ई नहीं होती, बल्कि ये ओवरऑल अगर आप बात करें तो आपकी हेल्थ जो है उसका एक नेचर जो है, हेल्थ की जो नेचर है वो बहुत बेहतर हो जाती है बहुत। और उसकी एक वजह है साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं कि जब आप फास्टिंग पीरियड में होते हैं, यानी आपने सहरी के बाद से कुछ खाना पीना बंद करते हैं इफ्तारी तक, इस पीरियड में आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छा टाइम मिलता है अपनी बॉडी से फाजिल मादों को बाहर निकालने का। यानी कि इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह दी जा सकती है कि आप अपने घर की सफाई रेगुलर बेस पे करते हैं, लेकिन जब अगर मुस्तकिल तौर पे मेहमान आ रहे हो या कोई आपका आना जाना लगा हो, तो आपको टाइम जब नहीं मिलेगा तो आप घर की सफाई नहीं कर सकेंगे। आप उन लोगों को एंटरटेन करने में यानी उनको उन पर ध्यान देने में मसरूफ़ रहेंगे। बिल्कुल बॉडी का इस वक्त यही पोजीशन होती है कि आम दिनों में जिस वक्त हम हर वक्त कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाते पीते रहते हैं, तो ऐसी सूरत में बॉडी को अपनी चीज़ें साफ़ करने का, खलियों को, फाजिल मादों जो नुकसानदेह हैं उनको साफ़ करने का मौका नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि रोज़े की हालत में ख़ास तौर पे आपके आप भले चाहे आपको हो सकता है कि ग़ुनूदगी आना ये एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए सेलुलर लेवल के ऊपर खलियों की हम बात करें तो उसमें ओवरऑल उसका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो बहुत बेहतर हो जाता है। बेशक इस बाबरकत महीने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। और यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं आसिया बात कर रही हूँ जी, क्या सवाल है आपका?
मैं आपसे बात कर रही हूँ कराची से। जी। मुझे जो है ना पैरों में मेरी स्वेलिंग बहुत होती है ठीक है। और जो है ना मैं यानी कि जब मैं चलती हूँ तो मैं बिल्कुल हाफ काफी होती हूँ ना। अच्छा, पैरों में आपके जो स्वेलिंग है आफिया वो एड़ी की हद तक है या पूरे पैर में होती है या टांगों के हिस्से में ये भी जाती है? घुटने से लेके पूरे पैर तक रहती है ना स्वेलिंग ठीक मुझे। ठीक और है। ना जो है ना मैं बहुत कोशिश करती हूँ वॉक करूँ, वेट भी ज्यादा है मेरा, तो जो है ना मैं वॉक कैसे करूँगी, सांस इतनी फूलती है और स्वेलिंग होना, जैसे अगर थोड़ा सा मैं कहीं चलती हूँ तो बस बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 40 है और जो है मैं यानी कि मैं आपको बता रही हूँ इतनी सालक फूलती है। और जो मैंने सारे टेस्ट करवाए ना, टेस्ट की रिपोर्टें बिल्कुल सही आई हैं। अभी करंटली 1 मंथ पहले डाउट से करवाया था। जी जी। अच्छा, अब शुगर का आपको प्रॉब्लम तो नहीं है आपने? नहीं, बिल्कुल सही है, कोई ऐसी बीमारी कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे जो है ना मैं मैरिड हूँ, तो जी जी। बेटियाँ हैं मेरी, फिगर से हैं। बस पेरिस बहुत हुए थे तो शायद इस वजह से आई थिंक समझ में नहीं आता। ये कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ नमाज वगैरह के लिए भी बैठ के यानी कि पढ़ूँ, उस पर करती हूँ, फिर वो नीचे कहीं पे ना बैठा नहीं जाता, मुझसे टांग नहीं फोल्ड होती है। ठीक है ठीक है। घुटने में हद से ज्यादा दर्द है और मैंने लाख दवाएं खा ली, बहुत दिखा लिया। वक्ती तौर का फायदा होता है, अभी भी पेन किलर ले रही हूँ रेगुलर, तो ठीक है। सही रहती हूँ। बस जब छोड़ूंगी तो फिर दर्द ऐसा होता है कि मैं नीचे ऊपर नहीं कर सकती हूँ। ऐसे ही। ठीक है। ठीक है आप बहुत ये शुक्रिया। बिल्कुल देखिए, बात ये है कि जो इशू है आपके दो है। एक तो आपका वेट जो है वो बढ़ा हुआ है। अब ऐसी सूरत में जब वेट बढ़ता है तो आप जो है लोड पड़ता है। मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम में आपने सुना होगा कि घुटनों के ऊपर या आपके टखनों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। एक चीज़, अब इसमें किया क्या जाए? मेडिसिन तो आप यूज़ कर रही है लेकिन वो एक हद तक होती है, उसके बाद फिर दोबारा से तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि डाइट, आपको स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपने कहा कि वॉक में आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप लिमिट कर लें या आप बैठ जाएं या आप वॉक ख़त्म कर दें। नहीं, आपको भले चाहे एक्सर्शन होगी, थकावट होगी, एक हफ्ता परेशानी लगेगी चलने फिरने में, लेकिन जब आप ये कर जाएंगी तो, क्योंकि अभी एज ज़्यादा नहीं है, तो जब ये आप कर जाएंगी उसके बाद फिर आपका एक रूटीन बन जाएगा। ये तो आपको आदी बनाना पड़ेगा। ये पेन थोड़ा सा, एक हफ्ता 10 दिन का अगर आप पेन ले लें तो बाद के पेन से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रमज़ान डाइट के हवाले से। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं इफ्तार को लेकर, सहरी को लेकर, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो ओपीडी ऑनलाइन में। और फिलहाल यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद करती हूँ अपने शो ओपीडी ऑनलाइन में। डॉक्टर साहब, एज यू नो कि लॉकडाउन सिचुएशन है और अब ऊपर से जो है वो हीट वेव्स भी आ चुकी हैं और रमज़ान का महीना भी है, तो ऐसे में आप क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं? जी देखिए, जो लोग बहरहाल काम के हवाले से बाहर निकलते हैं, जो कि लाजमी हो जाता है जिनके लिए, क्योंकि लॉकडाउन ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वो 24 आवर रनिंग है, तो वो चल रही होती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो गए, मीडिया की हम बात कर लें, और दूसरे इदारे जो हमारे कानून नाफिज करने के इदारे। अच्छा, अभी हीट वेव की बात यह है कि क्योंकि रमज़ान शुरू हुए हैं और अभी मेरे ख्याल से एक कल या परसों से ही खबर चल रही है कि अभी हीट वेव्स आ रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी सूरत में रोज़ा जो रोज़े से हैं, डायरेक्ट धूप से यानी एक्सपोजर जो है सनलाइट का, सूरज की रोशनी अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। अपने आप को ढांप लेना या साए में रखने से, जैसे हम साए में आते हैं ना दरख्त के, इसी तरह धूप अगर लग जाए, चेहरे पे लग रही है, वो लग रही है, तो इसको डायरेक्ट यानी कपड़ा ढकने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में जब डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी तो पानी जो है बॉडी का स्किन से वो वेपराइज नहीं होगा। तो वेपराइजेशन जब नहीं होगी तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आएगा कि आपका वाटर लॉस नहीं होगा। वरना
अमूमन ये होता है कि आप रोज़े की हालत में हैं, आप बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन जब धूप पड़ती है और आपका पानी जो है जिस्म में ज़्यादा होता है तो ऐसी सूरत में एकदम से ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि कोई ऐसी मशरूबात हैं जो आप बता सकें जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। जी देखिए, ग्लूकोज कंटेंट बहरहाल इम्पॉर्टेंट होता है इफ्तारी के लिए, ख़ास तौर पे हम बात करें। बस इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि फौरी सिर्फ प्योरली लोग जो है, मैं जैसे कहा कि 2 से 3 गिलास जो हैं वो एकदम से शरबत की शक्ल में या कोई भी ड्रिंक की शक्ल में वो इस्तेमाल कर जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें, क्योंकि आपको स्वीट तो मिल गई लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स जो उस वक्त बड़ा अच्छा मौका होता है हमारे स्टमक के लिए कि हम उनको वो चीज़ें दे जाएं जो कि हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, जिसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उसको हमने साइड पे कर दिया। शुगर का कंटेंट हमने ज़्यादा ले लिया, एनर्जी तो आपको फौरी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि आपकी रिक्वायर्ड हैं वो फिर एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो पाती। तो कोशिश करें और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, फ्रेश जूसेस हो गए, शेक्स हो गए, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हमारी लाइन ड्रॉप हो चुकी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप रोज़ा नहीं रख पा रहे तो उनको आप छोड़ सकते हैं, तो जो रखना चाहते हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें तकरीबन कहा यह जाता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, जिनको बाद में शुगर डेवलप हुई है एज के साथ, और जो कि इंसुलिन पे हैं, उनमें से कुछ और जो है ओरल ड्रग्स पे हैं, जी 85 to 87% लोग ऐसे हैं डायबिटिक्स जो कि रोज़े रमज़ान जब आते हैं तो रोज़े रखते हैं। जी ठीक है। और जो इंसुलिन डिपेंडेंट्स हैं, जो पैदाइशी तौर पे जिनको इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, वो तकरीबन 40 से 45% लोग ऐसे हैं उसमें जो कि वो भी रोज़ा रखते हैं। सही। अच्छा, इसके लिए मैं तो एक बात कहूँगा कि बीइंग मुस्लिम के इसके अल्लाह जो है वो एक अलग से हिम्मत देता है, उन लोगों को हौसला देता है कि जो इस रोज़े को गुजारते हैं उसका सवाब अपनी जगह पर है और अफादियत भी है। अगर मैं डायबिटिक पेशेंट से बात करूं या कार्डिक पेशेंट से बात की जाए, मेडिसिन्स की टाइमिंग वो ज़रूर एडजस्ट करें, लेकिन जहां तक ये देखना कि उसमें उनको खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना होता हो, बस ये चीज़ का ख्याल रखना होता है। जी ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद शबीर लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये कि मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ है, सही। तो उसमें मैं रोजे रखना चाह रहा हूँ, मैं रोजा रख सकता हूँ? तो दूसरा, मुझे ब्लड प्रेशर का भी मसला है और शुगर का भी मसला है साथ में। तो खाने में मैं पेट भर के खाना खा लूँ तो मेरे पेट में जलन शुरू हो जाती है। तो दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह ये तो मुझे मेरे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। जी, तो मैं डॉक्टर साहब से ये मशवरा लेना को बेहतर ग़िज़ा के बारे में मुझे मदद फरमा दे तो मेहरबानी होगी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, अभी आपने ऑपरेशन का बताया, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है इनका? मेरा डॉक्टर साहब बाईपास ऑपरेशन हुआ, 3 बॉल ब्लॉक थे, वो उसका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, और उम्र कितनी है आपकी? 45 साल। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें शबीर साहब बात ये है कि जिन भी आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं इस हवाले से, वो आपका क्योंकि मुआयना भी कर चुके होते हैं, आपकी रिपोर्ट्स वो देखते हैं, एडवाइस वो भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बेहतर होता है कि वो एडवाइस करें क्योंकि वो आपको रेगुलर बेसिस पे उनका आप फॉलोअप में होते हैं उनके साथ। एक चीज़, जहाँ तक मैं मुझसे आप एडवाइस मांगेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, आप खुद अपने आप में कैसा महसूस कर रहे हैं। आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अच्छा, अद्वियात जो आप ले रहे हैं उनकी टाइमिंग्स देखनी होती है कि अगर आप सुबह शाम में ही ऑलरेडी टाइमिंग ले रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं है। कार्डिक पेशेंट्स भी रोज़े रखते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय उन हार्ट के पेशेंट्स के कि जिनको एंजाइना का प्रॉब्लम हो, वो भी अनस्टेबल, यानी कि ऐसा एंजाइना जो कि बार बार हो रहा हो, ज़रा सी एक्सर्शन आपने करी और ऐसी सूरत में आपको दिल में दर्द होना शुरू हो जाए, ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली नहीं रख सकते रोज़ा। वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बार बार ज़बान के नीचे गोली रखनी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, दिल का प्रॉब्लम है, लेकिन आप जो मेडिसिन पे आपने डोज एडजस्ट डॉक्टर ने किया हुआ उस पर आप स्टेबल हैं, आपको कोई पेन नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अली इमरान बात कर रहा हूँ जी, मैं लाहौर से। जी, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि शाम को जब अफ्तारी का वक्त होता है, मैं असल में पेशेंट हूँ अपना डियाबिटिस का। जी तो ठीक है। तो जब मैं शाम को, पहले भी मैं रखता रहा हूँ रोजे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी रोजा मैंने रखा हुआ है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कौन सी ग़िज़ाएं ज़्यादा बेहतर रहेंगी डियाबिटिस के मरीज होने की वजह से मेरे अच्छा, लिए? आप जी सवाल अच्छा है इमरान साहब, ये बताइएगा आप ओरल ड्रग्स पर हैं या इंसुलिन लेते हैं? जी, ओरल। ओरल है, ठीक है। अच्छा देखें, जैसे अली इमरान ने जी। पूछा, अल्लाह में इनको हिम्मत दे और सेहत दे। बिल्कुल। माशाल्लाह, एक कहते हैं ना, एक अच्छे नियत है और अल्लाह उसका सवाब देने वाला है। डायबिटिक पेशेंट्स मोस्टली जब रोज़ा रखने की बात करते हैं और रोज़े में ख़ासतौर पे ग़िज़ा की बात करते हैं, वो पेशेंट जो ओरल मेडिसिन्स पे हैं, इट मीन्स कि उनका एक शुगर लेवल कंट्रोल में है और इंसुलिन थोड़ी बहुत बॉडी से रिलीज़ हो रही है। कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। यानी एकदम से अगर वो बर्स्ट आएगा बॉडी के अंदर, जिसमें उन्होंने जूस का इस्तेमाल कर लिया और फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया, खजूरें ज़्यादा खा ली या और कोई मीठी चीज़ है उसका अगर वो इस्तेमाल करेंगे, तो एकदम से जब लेवल एकदम बॉडी में एनर्जी यानी एब्जॉर्ब होगी शुगर, तो ऐसी सूरत में इंसुलिन का रिलीज़ होगा। तो इंसुलिन एग्जॉस्ट ना हो, यानी इंसुलिन जो बनाने के सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स कहते हैं, वो एग्जॉस्ट ना हो, एकदम से थकावट का एहसास ना हो कि इतना हाई लेवल शुगर का पहुंच रहा है, क्योंकि जज्ब बहुत अच्छा हो रहा होता है। इफ्तार के बाद फौरी तौर पे जो भी आप चीज़ खाते हैं उसका एब्जॉर्ब होना, जज्ब होना हाथों से बहुत अच्छे उसमें होता है। तो अब ऐसी सूरत में एकदम से ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है। तो बस ये चीज़ का आपको एहतियात करने की ज़रूरत है कि एकदम से कोई भी चीज़ खाएँ, ये नहीं है कि मनाएगी या कोई आप नहीं खाना, जो भी खाना है कंट्रोल, ताकि थोड़ा सा बॉडी एडजस्ट कर ले अपने हिसाब से। सही। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम जी मिर्ज़ा मुश्ताक बेगम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? कैसे ऐसे कि मैं हूँ हार्ट पेशेंट और मुझे स्टेंट्स पड़े हुए हैं 3, एक में मेडिकेशन है और 2 में स्टेंट्स हैं। तो ये पूछना था कि मुझे कौन सी ज़्यादा गिरफ्तारी के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी होंगी, और दूसरा मुझे थोड़ा सा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उससे मुझे दोनों घुटनों में हर वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उसके लिए ज़रा बात करना थी डॉक्टर साहब से। जी जी, बिल्कुल मुश्ताक साहब, दोनों चीज़ें जो आपने बात करी है, एक आपने कहा कि आपका ऑपरेशन हो चुका है, स्टेंट्स डल चुके हैं, और दूसरा आपने यूरिक एसिड का बताया है। देखें, इफ्तार और आप अगर रोज़ा रख रहे हैं माशाल्लाह, जैसे आपने मेरे ख्याल से रोज़ा रखने ने बताया कि इफ्तार के बाद आपने चिकनी चीज़ों से, यानी जो ऑयली चीज़ हैं उनसे परहेज़ करना है। क्योंकि देखिए, जब स्टेंट का मतलब क्या हुआ कि आपकी शरियानें वक्त के साथ ब्लॉक हुई, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हुई, जो अंदर का ल्यूमेन है नैरो हुआ, जिसके से स्टेंट डाला गया। ऐसे ही ना, इस चीज़ के लिए अब आप ज़्यादा प्रोन हैं कि आप अवॉइड करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने अभी कहा कि इफ्तार जब आप करते हैं तो आपका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल, आपका स्टमक और इंटेस्टाइन जो है ना, वो एक सूखे टिश्यू की तरह होता है, बिल्कुल ड्राई, कि जिसमें ज़रा सा भी पानी डालें या कोई भी ऐसी चीज़ डालेंगे फ़ौरी तौर पे जज़्ब करेगी। एक ऐसा स्पंज होता है जो खुश्क स्पंज है, बिल्कुल वो वाली बात है। तो आप अगर जो चीज़ ऐसी लेंगे जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी बात है कि वो जज्ब हो। लेकिन अगर आप फैटी चीज़ें लेंगे, फॉर एग्जांपल ऑयली चीज़ें लेंगे, तली हुई समोसे हो गए, पकौड़ियाँ हो गए, और बहुत सारे ऐसे आइटम जो हैं वो अमूमन लोग रमज़ान में ख़ास तौर पे इफ्तार के वक्त जो है वो प्रिपेयर करते हैं, तो बस उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, उस पर हाथ ज़रा हल्का रखना है, एक चीज़। और यूरिक एसिड की आपने बात की, तो यूरिक एसिड के लिए हम ये कहते हैं कि प्रोटीन्स जो इंटेक है, लाल गोश्त जो है उसको अवॉइड करना है, ख़ास तौर पे कौन सा वाला, जिसमें अगर फ़र्ज़ करें ये कलेजी घर में बन जाती है या किडनीज बनाए जाते हैं या ऐसे ये नहीं लंग्स बनाए जाते हैं, ये वाला जो ख़ास तौर पे मीट है, ये यूरिक एसिड इसमें रिच होता है। तो जो यूरिक एसिड जिनका हाई है वो कम अज़ कम ये जो कटाकट वाले आइटम जिसे आप कहते हैं, ये अवॉइड करने की ज़रूरत है। प्रोटीन इंटेक कम रखें, बाकी दाल सब्जियां फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। यहाँ पे एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है? मेरे पास क्वेश्चन नहीं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है जी कि आप एस्मा, निमोनिया या COPD पे भी थोड़े प्रोग्राम कर ले प्लीज।
जी, बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। आपने सजेशन दिया है फ़रा कि एक्चुअली रमज़ान में जब हमने अभी ये प्रोग्राम, और हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह, बल्कि है कि हम रेगुलर बेस पे ये बिल्कुल। प्रोग्राम डेली करेंगे, कल भी इंशाल्लाह, संडे भी हम ये प्रोग्राम करेंगे। इसमें रमज़ान के हवाले से, रोज़े के हवाले से लोगों के जो कंसर्न्स हैं, ख़ासतौर पर डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या बिल्कुल। दिल के अमराज, या कोई ऐसी चीज़ जो कि लॉन्ग टर्म उनको क्रॉनिक चल रही है, काफ़ी अरसे से चल रही है, ऐसी सूरत में वो तो पूछें ही हमसे सवाल जो भी उनके जहन में। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो हमारा कंसर्न होता है, जब मैं कोई टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ या नाज़मीन हम जी, बैठ के डिस्कस बिल्कुल। करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि वो टॉपिक ज़्यादा कॉमन डिजीजेज हैं जो लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आपने जैसे अभी बात कहा एस्मा के हवाले से, या और दूसरी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये सिलसिला इसी रमज़ान में भी चलता रहेगा, रोज़े की हालत में भी जब होगा, हम इसमें भी इंशाल्लाह ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। लोगों की जो कंसर्न है, दमे की जैसे आपने बात की, बहुत कॉमन है, और जो COPD यानी ऐसी चेस्ट की बीमारियां जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है, साइनस का एक बहुत बड़ा इशू है जो कि एक बहुत रेगुलर बेसिस पे रहता है। तो जितनी कॉमन चीज़ें इंशाल्लाह ये हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में रेगुलर बेस पे रखेंगे। और डॉक्टर साहब थैंक यू उनका भी कि उन्होंने हमें सजेस्ट किया, हम जी, जरूर उनको बिल्कुल, फॉलो बहुत करेंगे। और इसके अलावा भी आप जो भी चाहते हैं हम शो में डिस्कस करें, एग्जैक्टली, आप यानी हमें कॉल सजेशन आप कर दे सकते हैं। बिल्कुल, आपके जहन में आता है कि नहीं आप इस चीज़ पे बात करना चाहें, बहुत सारे लोग हैं जो हम तक ये मैसेज पहुंचाते हैं, मेरे पास कॉल भी आती है, तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबीना बोल रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका रुबीना जी? आप लोगों का रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी आपको पूरी भी बहुत मुबारक हो। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो शुगर पेशेंट है, मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन वो उनके बारे में पूछना है मुझे कि रोज़ा तो उन्होंने आज रखा है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बताएं कि मैं उनको अफ्तार में ऐसी क्या चीज़ें दूँ कि उनकी नॉर्मल शुगर रहे, क्योंकि अभी कल मैंने शाम में टेस्ट की थी तो 367 आई थी, और अभी मैंने 11 बजे आपकी शो शुरू होने से पहले चेक की तो 290 आई है जी। क्योंकि रात को मैंने बेसन की रोटी उनको दी थी एक, और अभी सहरी में भी उनको बेसन ही की रोटी मैंने बना के दी है। ठीक तो है। अब ये बताएं कि मैं उनको अफ्तार में क्या ऐसी चीजें दूं कि वो उनकी शुगर लेवल जो है वो थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, ठीक है रुबीना, एक चीज़ बताइएगा, मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या इंसुलिन पर हैं? आई थिंक रुबीना, आप अगर हमें सुन रही हैं तो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि क्या वो इंसुलिन पे हैं, वो मेडिकेशंस पे हैं? नहीं, मेडिसिन लेते, इंसुलिन नहीं लेते। ठीक है, अच्छा। और डॉक्टर जाते हैं चेकअप के लिए, हर महीने बुलाते हैं वो। अभी फिलहाल हालात की वजह से नहीं आ रहे वो, एक आध महीने से, तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा मैं क्या इनको अफ्तार में दूं ऐसी चीजें जिससे वो उनकी शुगर जो है थोड़ा कम हो जाए, आ जाए नॉर्मल पे, मतलब। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत शुक्रिया। अच्छा रुबीना, मैं एक चाहूँगा कि आज क्योंकि पहला रोज़ा है और जो आपने शुगर लेवल्स उनके चेक किए वो तकरीबन 300 को टच कर रहे हैं, और 300 से जैसे जो पहली रीडिंग है वो एक्सीड भी करिए, ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा एक इफ्तार के बाद फ़ौरन ही बाद आप यानी खाने पिए बगैर उनके एक शुगर लेवल उस वक्त भी चेक कीजिएगा, ताकि एक आइडिया हो जाएगा। समझिए फास्टिंग है, फास्टिंग शुगर कहलाएगी, और हमें आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त उनको ड्रग डोज एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत है साथ में या नहीं। एक चीज़ ये देखनी है। और दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा कि उनको क्या दिया जाए ग़िज़ा में, देखें डायबिटिक पेशेंट्स भी तमाम चीज़ें ही खा रहे होते हैं, लेकिन कंट्रोल उसके अंदर, इसमें बहुत ज़्यादा मैं सख्तगी से नहीं कह सकता कि आपने अब मीठी चीज़ कोई नहीं खानी है। बिल्कुल ज़रूरत है, थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिएगा। अगर फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट चाट भी वो खाना चाह रहे हैं, मनाएगी नहीं है। अगर एक बोल लेते हैं छोटा, उसको हाफ कर दें क्वांटिटी। दूसरी बात यह है कि जो भी एनर्जी सोर्स चाहेंगे, जो उनको चाहिए है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में बार बार ये कह रहा हूँ कि अच्छी होती है स्टमक की इफ्तार के बाद, तो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, ठीक है, दालों का इस्तेमाल बढ़ाएं। तो ऐसी सूरत में एनर्जी भी आएगी थोड़ा सा, और एकदम से स्पाइक भी नहीं मिलेगा शुगर का। बस ये ख्याल करें जी। तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सैलड बना के दे सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं जिनसे आप अपने हस्बैंड को उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपसे मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPT ऑनलाइन।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हो पीटी ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, चूंकि रमज़ान में अक्सर लोग जो है वो बहुत लेज़ी हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ जो कर रहे होते हैं वो भी नहीं करते हैं, तो वो कितना ज़रूरी है अपने आप को रोज़े में एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइजेस का करना? जी, अच्छा देखिए, जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है, डेफिनेटली थोड़ा सा शायद मुश्किल हो रोज़े की हालत में। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि जितना ज़्यादा बेड पे रहेंगे, जितना ज़्यादा टेक लगा के सोफे के साथ बैठे रहेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि कॉमनली घरों में हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में सुस्ती मज़ीद बढ़ेगी। आपको और ज़्यादा एक जो फीलिंग होती है बहरहाल एक रोज़े की, कि आपको एक भूख की भी एहसास होता है और प्यास भी लगती है, लेकिन और उसके अलावा एक एक्टिवनेस है वो आपकी मिस होने लगती है, और उसकी वजह यही होती है कि आप अपने आप को बिल्कुल बेड रिडन कर लेते हैं, कि आपने अपनी इससे उससे एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं कि अगर मैं एक्टिविटी करूंगा या करूंगी तो एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, अभी पूरा दिन गुजारना है। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। जब आप अपना नॉर्मल घर के काम, ख़वातीन हैं जो घर में काम कर रही हैं, जो मर्द हजरात हैं जो बाहर काम करते हैं, वो वैसे ही काम करेंगे, तो बॉडी जो है वो इसमें इतनी कैलोरीज और इतनी एनर्जी स्टोर्ड होती हैं जो सिर्फ मगरिब तक नहीं, बल्कि अगर कहा जाए तो रात के 11-12 बजे तक भी आप स्टेबल रह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क आता है। अगर आप देखें बाकी मील तो आप वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल। रोज़े की हालत में आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत आसानी पैदा करता है आपका पूरा दिन आराम से गुजारने में। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से फारूक मेमन बोल रहा हूँ जी, क्या सवाल है सर आपका? मेरे को डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि मेरे को शुगर तकरीबन 40 साल से और 64 में भी ये से। ठीक है। पहले मैं रोजे रखता था, पिछले साल से मेरे को डॉक्टर साहब ने मना किया था, तो फिर भी मैंने 17-18 रोजे रखे थे। इस साल डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई भी है, तो मेरे 2 साल पहले क्रेडिट बढ़ गया था 4.5.2, अब मेरा क्रेडिट है तकरीबन 2. थोड़ी सी लास्ट अभी जो आपने बात की, आवाज़ शायद थोड़ा सा इशू आया, मुझे सुनने में नहीं आई। आपने ये तो बताया आपकी एज माशाल्लाह 64 इयर्स है, और आप डॉक्टर्स को लास्ट ईयर आपने डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया कि आप रोज़े ना रखें, ये बात तो मुझे क्लियर आपकी समझ में आई। वो लास्ट ईयर मेरे को डॉक्टर ने मना किया था कि आप रोजे नहीं रखे, ठीक है। मैंने जो है 17-18 रोजे रख लिए थे, और इस साल भी अभी डॉक्टर से तो क्या मुलाकात दी हुई, मेरे 2 साल पहले क्लियर हो गया था तो 5.2, लेकिन इस वक्त 6 महीने पहले मैंने जब कराया था 4 महीने पहले, तो मेरा था वो 2 पॉइंट। क्या चीज़ सही है आपका नाज़मीन? 5.2 और 2 समझ नहीं। ये जो आपने ये क्या वैल्यूज जो फिगर्स आप बता रहे हैं किस चीज़ की हैं? ये प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी सर। तो आपको डायग्नोस क्या किया है डॉक्टर ने? आपको क्या डायग्नोस किया हुआ है? जी फारूक साहब, मैंने कहा आपको क्या डायग्नोस किया हुआ है, डॉक्टर ने क्या बताया? अभी मेरे को एक तो वो इंसुलिन में ले रहा हूँ, एक ब्लड टेस्ट ले रहा हूँ रात को 26 पॉइंट, और एक दूसरा है वो मैं 6 पॉइंट लेता हूँ, लेकिन अभी मेरी शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है दोनों। कल मैंने शुगर से की थी तो मेरी 73 थी फास्ट, और रेड अप जो है ना मेरी 145 थी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है कि आपको डायबिटिक हैं और आप इंसुलिन थेरेपी पर हैं, ठीक है। अच्छा देखें फारूक साहब, बात ये है कि जो भी आपके डॉक्टर्स आपको रेगुलर जिनको आप दिखा रहे होते हैं, डेफिनेटली वो आपकी सिर्फ अगर मैं बात करूं कि मैं आपकी सिर्फ वैल्यूज़ या फिगर्स जो आपने बता रहे हैं वो चेक किया या आपसे सिर्फ लेकिन जो फिज़िकल अपीयरेंस है, एग्जामिनेशन है, आप और डॉक्टर की अपनी फाइंडिंग्स हैं, फिर उसके बाद पूरी हिस्ट्री होती है जो रेगुलर बेसिस पे आप जब दिखा रहे होते हैं कि ये कंडीशन जो भी आपकी पहले थी उसमें बेहतरी है या खुदा ना खास्ता कुछ फ़र्क आया है। ये तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद ही आपके जो कंसल्टेंट्स हैं या डॉक्टर्स या फिजिशियंस हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं। तो अगर डॉक्टर ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एडवाइस किया कि आप इस साल रोज़े ना रखें, तो वो उन्होंने डेफिनेटली इसको बेहतर समझा होगा कि इस मुनासिब नहीं समझा होगा कि आपकी सेहत को देखते हुए कि आप रोज़ा रखें। बहरहाल आपकी नीयत रही है तो उसका एक सवाब देना वो तो अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर देगा। और बाकी ये कि मेडिसिन को कंटिन्यू रखें और एक्सरसाइज, चलना फिरना जो भी है, जो भी डॉक्टर्स की आपकी एडवाइस है उसको फॉलो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का शो में। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद उमर। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि मैं क्या नाम है, एक तो मुझे डस्ट एलर्जी का मसला जो है काफी कोई 8-7-8 साल से है, लेकिन उससे तो मैं हद इम्कान बचने की कोशिश करता हूँ और उससे तकरीबन मैं मतलब अपने आप को सेफ भी रखता हूँ। मास्क का इस्तेमाल मैं बहुत पहले से ही मतलब ये नहीं कि मौजूदा सूरत हाल में शुरू किया, पहले से मैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास भी जाता हूँ, प्रोफेसर लेवल के वो डॉक्टर है। तो मेडिसिन में क्योंकि जब वो डस्ट एलर्जी से उसके बाद खांसी और खांसी के बाद वो एक लंग्स से रिलेटेड जैसे मसला हो जाता है, एक कॉम्बीवेयर 200 mcg कॉम्बीवेयर जो रूटा हेलर के जरिए वो इनहेल्ड की जाती है, और पेक्सेट 120 और क्या कहते हैं एरोकास्ट 10 mg ये मैं लेता हूँ कॉम्बीवेयर। और दूसरा ये कि अब एक जिस तरह सांस थोड़ा सा फूलने का है, और क्या ये जो खाने के लिए परहेज में क्या दही का इस्तेमाल शरीर में मैं कर सकता हूँ, और ये लंग्स रिलेटेड जो लंग्स की हेल्थ है इसके लिए क्या मतलब चीज है बेहतर जिनको मतलब इख्तियार किया जाए और जिन चीजों को अवॉइड किया जाए खाने पीने के लिए? ठीक है। अच्छा देखें उमर साहब, बात यह है कि आपने डस्ट एलर्जी का बताया जो आपको काफ़ी अरसे से है। आप एहतियात करें, मेडिसिन जो डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एडवाइस की हैं, मेडिसिन बिल्कुल ठीक हैं, वो हर लिहाज से बिल्कुल सही है। जैसे आपने कहा कि क्या ऐसी चीज़ ग़िज़ा में इस्तेमाल की जाए जो आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनरलाइज हैं। जब आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ अच्छी होती है तो आपके तमाम आज़ा, यानी अगर मैं कहूँ स्पेसिफिकली जी किडनी के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ा है, या अगर मैं कहूँ लिवर के लिए, तो एक जनरलाइज होता है, अगर स्पेसिफिक नहीं होता। क्योंकि हमारे लोगों में अभी ये जहन में कंसेप्ट आता है कि जी कलेजी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कलेजी का इस्तेमाल करें तो कलेजी जो है ना आपका जिगर को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। किडनी अगर आप खाएंगे तो आपके गुर्दों में बेहतरी आएगी। ऐसा बेसिकली देखें 3 ही चीज़ें होती है ना, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं किसी भी ग़िज़ा के अंदर, और मिनरल्स, वाइटामिन हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम ये कंसेप्ट बना हुए लोगों का, या खून बनता है अगर आप कलेजी खाएंगे तो आपका खून बनेगा। ये चीज़ों को थोड़ा मिथ्स हैं, एक बात। दूसरा ये है कि हाँ, एक चीज़ जो आपने करनी है, विटामिन ई का इस्तेमाल करें, यानी ऐसी चीज़ें मल्टीविटामिन कोई एक इस्तेमाल करें रेगुलर बेस पे। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है क्योंकि आपको बार बार एलर्जी होती है, एक चीज़। और दूसरा ओमेगा 369 जो है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ओवरऑल हार्ट के लिए भी बहुत बेहतर है वो, और आपके निज़ाम तनफ़ुस जो है उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान मुबारक हो आपको। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये ना डॉक्टर साहब से जरा मैंने मशवरा करना था कि ये मेरे बाजू में ना पेन हो रही है जी। तो ये ना 2-2.5 माह से शुरू हुई है। मैं तकरीबन मेरी उम्र है 51 साल, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, किसी डॉक्टर की दवाई वगैरह की। लेकिन अब जो हो रही है तो दवाई से फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो चीज खत्म नहीं हो रही। मसल्स में है प्रॉब्लम या हड्डी में झटके से दर्द होती है, इसके बारे में मैंने जरा पता करना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा शर्जिया, मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लें आधे घंटे बाद, तो अगर कोई मेडिसिन एडवाइस करने की ज़रूरत महसूस हुई तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कर सकूँगा। ठीक है? ठीक है। यहाँ पे हमारा शो सर इख्तिताम पर है, आप जाते थे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखें रोज़े खुशू और खुजू के साथ रखने हैं, इबादत का महीना है, और बस बदहतियाती जो है वो हम खुद ही करते हैं, और वो अवॉइड किया जाए। जो जैसे हमने ग़िज़ा की बात की, ग़िज़ा का ख्याल रखें, एक्टिव रहें, सुस्ती ना लाएं। एक थोड़ा सा एक नेचुरल इम्पैक्ट है वो इंशाल्लाह ख़त्म होगा। और हाँ, एक चीज़ लास्ट में बता दूँ कि प्रोग्राम में कोई भी टॉपिक अगर आप सजेस्ट करते हैं अपनी तरफ से तो ज़रूर हमें सजेस्ट करें, इंशाल्लाह हम वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है? और बाकी ये है कि कल भी और रेगुलर बेस पे हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। मंडे को जैसे नाज़मीन हम बात करें कि हम चेस्ट के हवाले से जो सीने के अमराज हैं, ख़ासतौर पे दमे का प्रॉब्लम है या नमूनिया है या
ब्रोंकाइटिस है, इस पे इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम इस पे बात करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि हम मंडे को कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, चेस्ट के हवाले से हम बात करेंगे, चेस्ट के जितने भी अमराज हैं उन पे हम बात करेंगे। कल भी हमारा और आपका साथ रहेगा 11 से 12 और हमारा सेम टॉपिक होगा रमज़ान डाइट के हवाले से। तो आज जो तमाम कॉलर्स हमें कॉल नहीं कर पाए किसी भी वजह से, वो हमें कल कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद होंगे। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, दुआओं का रहमत का महीना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे तमाम लोगों पर रहम करे, ये कोरोना जैसी वबा से हमें निजात दे। और मेरी पूरी टीम को, डॉक्टर साहब को, सबको अपनी दुआ में याद रखिए। आपसे होगी फिर कल मुलाकात, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।